सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आजकल अगर हम सियासत की तरफ देखें, हम थोड़ी कोशिश करें सोचने की कि हमारी सियासत में आखिर चल क्या रहा है, तो आपको नज़र आएगा कि एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले कह दूं तो गलत नहीं होगा, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाए जा रहे, तनकीद के कोई इधर से बात करता है, कोई उधर से वार करता है, किसी का जवाबी वार करने वाले से भी डबल हैवी होता है कि अगला बंदा बर्दाश्त कर सके ना कर सके। पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट हो रहा है ना, जमहूरियत का वर्ड कहाँ से निकला है। जमहूरियत में जो जमहूर होता है वो क्या होता है, वो आवाम होती है जो वोट देती है, मुंतखब करती है ऐसे नुमाइंदों को, और ये नुमाइंदे जाते हैं असम्बली में, और उस आवाम ने जब वोट दिया होता है, जमहूर ने जब जमहूरियत के नाम पे वोट दिया होता है, तो ये सोच कर दिया होता है कि ये लोग हम में से ही जब मुंतखब होकर हमारा एतमाद का वोट लेके वहाँ जाके बैठेंगे तो हमारे लिए बात करेंगे, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बात करेंगे, हमारे मसाइल के लिए बात करेंगे, मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन जब घर बैठी अवाम, जो कि आम अवाम ना कहें आप उसे, वोटर है जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया, एक एक वोट की अहमियत का इन सियासतदानों से ज़्यादा किसी को अंदाज़ा नहीं होता। फिर आप सोचिए कि उन लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हो क्या रहा है कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है, कोई इसको बात करे, कोई उसको बात करे, जाती रंजिशें अंदर आ रही हैं, ग्रजेस अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम जमहूर में अल्लाह कहूँगी मुकम्मल निगलेक्ट हो रहे हैं। अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम के क्या मसाइल, उनको किसने हल करना है, कब तक हल करना है, क्या टाइम फ्रेम होगा, किसी को कोई टेंशन नहीं है। मैं अल्लाह कहती हूँ। अच्छा जी, अब एक बहुत बड़ा मामला हमारे पाकिस्तान का कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में जो तोसी से मुतालिक कानून साजी है, उसके हवाले से जो 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है, परवेज़ खट्टक साहब है, असद उमर साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, मुज़ाकरात होंगे। अब मुज़ाकरात कैसे होंगे, मुज़ाकरात होते हैं क्या, आपको मतलब लफ्ज़ी मायने पता होगा, मुज़ाकरात करना है ना, बात करनी है, किसी को कायल करना है किसी बात पे, आपने बैठ कर एक दूसरे से आपके इख्तलाफात भी हो सकते, किसी पॉइंट पर आपको रिजर्वेशन भी हो सकते, किसी भी इशू के वाले से बात कर रही हूँ। लेकिन मुज़ाकरात कब होते हैं, जब कोई सुनने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब एक बंदा मुज़ाकरात की बात करे और आगे से इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही हो, तो आपको समझ आए कि सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। पूरी सिचुएशन की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवालात का बॉल मैं कोर्ट में फेंकूंगी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के, तारुफ करवा देती हूँ। PTI से सदाकत अली वासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा और बोल न्यूज़ के प्रोग्राम को। और कैसर अहमद साहब PMLN से मौजूद हैं। कैसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा को। और सदीक जान हमारे परमानेंट एनालिस्ट है, मेरे प्रोग्राम में आप देखते रहते हैं सदीक जान को। सेकंड सेगमेंट में तो सदीक वार्म वेलकम, आप भी आज शुरू से देखें एंड तक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, सदाकत अली वासी साहब, कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? थोड़ा आपको सवाल कड़वा लगेगा, लेकिन अब कोई आपको हाथ पकड़ाने के लिए तैयार ना हो, आपके अपने भी अगर आपसे नज़रें चुरा रहे हों, और फिर जो अपोजिशन है वो तो कह रही हो कि ये चीज़ें होंगी तो हम आपकी बात सुनेंगे, मुज़ाकरात से पहले आपके सामने ढेर सारी ऑप्शंस रख दी जाएं, कोई भी मामला हो, आपको नहीं लगता कि अपोजिशन को इस नहज तक पहुंचाने में आपकी हुकूमत के कुछ वुज़रा का भी हाथ है, किरदार है? सॉरी टू से, जिनका ज़बान पे काबू नहीं, कि कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर अपोजिशन इतनी नाराज़ है, इतनी नाला है। लेकिन इस तरह कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरा ख्याल है कि जो लोग सियासत को समझते हैं वो समझते हैं कि बातें इतनी आसान नहीं होती, इतना इजी नहीं होता कि इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तकरीर करने जाते हैं तो अपोजिशन उन पर अटैक करती है, उनको बोलने नहीं देती, उन पर नारे कसती है, उन पर यानी ताने और तशने कसती है। और उसके अगले हफ्ते से ही शुरू कर देते हैं कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए, नालायक हैं, फेल हो गए, हुकूमत की मईशत फेल हो गई, हुकूमत का ये फेल हो गया, बजट पास नहीं करने देंगे, सेनेट के इलेक्शन में चैलेंज कर दिया कि सेनेट का इलेक्शन हरा देंगे, धरने दे दिए, और उसके बाद कभी कह रहे हैं कि जी हम फंडिंग केस में आपको फंसाएंगे, कभी कहते हैं आर्मी चीफ के केस में फंसाएंगे। तो इसके पीछे क्या सियासत है? सियासत ये है, उनको समझ लग चुकी है कि उनकी सियासी दुकानें, उनके जो कारोबार थे, जो उनकी करप्शन थी, जो उन्होंने अपने औलादें आगे तैयार की हुई थी, वो सारा फ्लॉप हो गया, वो सारा ख़त्म हो गया। और उनको ये डर था कि अगर इमरान खान की हुकूमत, जो मईशत के उन्होंने जो माइंस दबाई हुई थी, वो अगर उससे इमरान खान की हुकूमत की मईशत निकल जाती है, आइंदा क्या होगा? तो ये सारा उसका किया धरा है जी। रही बात हमारे किसी बात का उन्होंने माइंड करना या ना करना मैटर नहीं करता। दो बातें हैं डॉक्टर साहब, एक है सियासी इशू, हम कोई सियासी कानून बदलेंगे
जिसमें हमारी सियासत है, हमारी हुकूमत का कोई एजेंडा है ना, वो तो उस पर तो उनका सियासत चलेगी। लेकिन कुछ एक कौमी इशूज़ ये हैं कि आर्मी चीफ का कानून जो है वो खामोश था। 10 साल उन्होंने हुकूमत की, रिसेंटली उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, उसमें सुकम था। हमने उसको ठीक करना है और ये कौमी इशू है, PTI का इशू नहीं है। अगर कोई मुखालफत करेगा तो कौम देख रही है। पहले भी इन माफियाज को कौम ने सज़ा दी है और भी सज़ा पाएंगे। जी ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कैसर अहमद साहब, आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अगर ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर चलते हैं, जमहूरियत का हुस्न भी होता है कि इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन जो चीज़ मुल्क के लिए अच्छी है, मुल्क की बका के लिए अच्छी है, मुल्क की सलामती के लिए अच्छी है, या किसी भी तौर पर मुल्क के लिए अच्छी है, उस पर ऑपोजिशन का हुकूमत को ब्लैकमेल करना या हुकूमत का ऑपोजिशन से उलझना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, जहाँ पे भी दोनों को एक जगह पर, एक पेज पर होने की जरूरत होती है, ये एक पेज पर नहीं होते, ये क्या मामला है? और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, अंदर ही अंदर अपने जो पर्सनल खाते हैं वो खोल लिए जाते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती। शुक्रिया डॉक्टर फिदा साहिबा, ये बड़ी अहम बात आप कर रही हैं। देखिए, जब तक हम एक मिलजुल के एक मुफाहमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे, इमरान खान साहब 22 साल की जद्दोजहद कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो हर एक को वो कहते हैं चोर है, डाकू है, और हर किस्म का जो भी अलकाब है, जो भी कोई बुरे से बुरी बात लफ्ज़ हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं भी 1997 से असम्बलियों में बन रहा हूँ और पिछले 22-23 साल से देख रहा हूँ असम्बलियों को। इख्तलाफ होता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ आती मुझे किसी भी जगह पे, मैं पहले चैम्बरों में रहा, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स हम करते रहे ग्रुपों में, ये जो अल्फाज हैं, जो धरने की जो बातचीत शुरू की और जो अभी तक वो खड़े हैं कंटेनर पे, लेकिन अब उन्होंने ही ये हमें बताया कि धरना इतने दिनों का है और उस पर बड़ा वो फ़ख्र कर रहे हैं। तो बात यह कि जब तक आप मुफाहमत की पॉलिटिक्स नहीं कर गए, मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा कि मैं सारा अच्छे हैं और बेहतरीन हमारी पार्टी की पॉलिसियाँ हैं, ज़रा भी कोई ख़राबी नहीं है, और PTI वाले यही कहेंगे कि वो कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं और क्या बेहतरीन पॉलिसीज़ उन्होंने दे दी हैं। तो इस तरह तो बहस आगे नहीं बढ़ेगी ना। हमने लोगों को समझाना है। पहले दिन से ही हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, कि मईशत हमारा जो मसाइल हैं उसको मिलजुल के हम हल करें। और मैंने भी अपनी तकारीर में और आपके प्रोग्राम में तमाम प्रोग्रामों में यही बात की कि मईशत के मामलात को आके संभालें, लेकिन किसी दिन भी सीरियस वहाँ टाक तो हुई नहीं। अभी देखिए, इसी महीने में 3 बड़े मामलात हुए। जो मौलाना साहब का धरना हुआ आपके सामने, इतने दिन चलता रहा और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और वो बैठे रहे, और वो हुकूमत के वही बात, क्योंकि धरने का इन्होंने ही सबक दिया था। बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने, उनकी बीमारी को जिस तरह हैंडल किया गया, जिस बुरे अंदाज से, ये सबको पता है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। अभी तक उनकी बीमारी के ऊपर एक तरफ तो कहते थे कि हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, उस पर सियासत नहीं करेंगे, फिर हर किस्म के उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ वज़रा बात करते रहे। अभी आप देख लीजिए जिस तरह हैंडल किया गया आर्मी चीफ का। आर्मी एक हमारा ऐसा इदारा है जो बड़ा ही सबके लिए जो उनकी इज़्ज़त है और तकरीम है आर्मी की, उसके तरीक़ेकार को ये आपने देखा कि किस तरह उनकी एक्सटेंशन को, ये ख़ुद अभी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं था। ठीक है, पिछली हुकूमतों में नहीं बनाया, मैं एग्री करता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात काट रही हूँ। मेरे ज़हन में पॉइंट आया कि जो बीमारी का मामला है ना, अगर आप एक इंसानी नफ्सियात को समझें, घर बैठे जो नाज़रीन होते हैं, कैसे सब मुझे सुन पा रहे हैं, जो घर बैठे नाज़रीन होते हैं, वो हुकूमत तो नहीं है ना। चले हुकूमत वाले तब सोच रहे हैं कि आपका कहना है कि वो जानबूझ के सियासत करते हैं, बीमारी वाली बात पे जानबूझ के बातें की जाती हैं, जिससे ताने दिए जाते हैं। घर बैठे अवाम, आम लोग, जैसा हमारी फैमिली के लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग, इनसे मिलते हैं, उनका भी ये कहना था। क्योंकि रीज़न ये नफ्सियात को आप समझें कि जितनी बीमारियाँ, जितनी अदद बीमारियाँ नवाज शरीफ साहब को थी हैं, जो कि सुनाई जाती थी बारह आपकी पार्टी की जानिब से, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा मरीज़ इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। तो देखने के बाद ना वो सवाल आते हैं ज़हन। ये लोगों को पता है जी, बीमार हर घर में बीमार होता और इतना हशाश नजर आता, तो फिर आप लोग ना करते इस तरह की बातें। मैं आपको बताऊं ना, आप सही कह रही हैं। आपने जो पहले बात की ना, कि हम जो है, जो लोग बैठे हैं, जिस अवाम ने हमें वोट दिए हैं, उनके बारे में तो बहुत कम बात करते हैं हर जगह।
अब ये देखिए कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक में आया है कि हेपेटाइटिस जो है पाकिस्तान में 200 मुल्कों में से दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा। मेरा अपना इलाका चंडियोट और फैसलाबाद, मुझे पता है कि वहाँ हर 5वां 6ठा शख्स हेपेटाइटिस में मुब्तला है। बजाय कि उसके बारे में हम सोचें, उसकी पॉलिसियाँ बनाएं, उसको बेहतर करें, हमने क्या किया पाकिस्तान में? अभी जो रिसेंटली आई ना आवाम की, जब तक हम बात नहीं करेंगे ना, हम तो सिर्फ ये जो टॉपिक है कई दिनों से चल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली SPI आया है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि 40,000 रुपये माहाना इनकम तक के लोगों के बारे में महंगाई का आया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का, मैं दोबारा, अगर आप सदाकत आवाज़ी को समझते हैं इकनॉमिक्स को, तो ये मुझे बता दें अगर मैं फिगर गलत कर रहा हूँ। 22% पिछले साल से बढ़ोतरी आई है, यानी महंगाई बढ़ गई है उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी 40,000 है। ऐसे लोग 15-16 करोड़ लोग होंगे हमारे 22 करोड़ में से जिनकी आमदनी 40,000 से कम होगी। तो आप बताइए, जब हाईएस्ट 22% एक साल में महंगाई बढ़ जाएगी, उन टॉपिक्स को हमें असम्बलियों में डिस्कस करना चाहिए। हम तो सिर्फ वो चंद टॉपिक जो चंद लोगों से रिलेटेड हैं, ठीक है वो अपनी जगह पे अहम लीडर होते हैं, लेकिन हम सारी पार्टियों को, हर पार्टी की बात, हम मुल्क की बात करें ना, हम मुल्क का, हम बैठ के मुआशी मामलात को सुलझाएं। ये इतनी बड़ी महंगाई, बस अगर आप लोग मुल्क की बात कर लें तो फिर आप लोग सही वाले अच्छे वाले सियासतदान ना कंसीडर होना शुरू करें। सर सॉरी टू से, पॉलिटिक्स कहते हैं। सदीक आपकी तरफ आऊंगी। सदीक, पॉलिटिक्स के बारे में 2 चीजें हमने सुनी, ठीक है, ठीक है शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। सदीक को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सदीक, पॉलिटिक्स के बारे में, अब आप एक न्यूट्रल हैं यहाँ पे, मेरी तरह आप पैनलिस्ट हैं, मैं एंकर हूँ, ये दोनों सियासतदान। सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगी कि पॉलिटिक्स के बारे में 2 तरह की बातें सुनते हैं कि सियासत इबादत है। इबादत कितनी प्यारी टर्म है, एंड सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ कहूँगी, एक जानिब आप समझते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, आपका दोस्त सबसे बुरा करता है ना तो आप कहते हैं ओ मेरे से पॉलिटिक्स ना करो भाई, तुम मेरे से पॉलिटिक्स कर रहे हो। यानी इतना गंदा कर दिया उस टर्म को जो कि इबादत थी। कौन है जिम्मेदार? क्या मैं या आप या वो जो कि सियासत करते हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रही। देखें, आपने जहाँ तक बात की सियासत और हुक्मरानी की, तो पहले 2008 से 2013 वाले जो हुक्मरान रहे 5 साल तक, उनकी 25 वॉल्यूम से मुश्तमिल GIT हमारे सामने आ चुकी है, और जो 2013 से 2018 तक रहे उनकी 10 वॉल्यूम से मुश्तमिल GIT सामने आ चुकी है। पता चल गया है कि सियासत कितनी इबादत समझ के ये लोग कर रहे थे और हुक्मरानी कितनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे थे। बाकी अब तहरीक इंसाफ चल रही है, तो 5 साल बाद इनको भी देख लेंगे कि तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है। जब इनकी कोई 5 साल पूरे होंगे तो फिर उस पर हम बात करेंगे। जहाँ तक आपने जो शुरू में बात की और पिछले प्रोग्राम में भी आपने बड़ी वैलिड ये बात की थी कि अभी तक ये एक अभाम है जब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं आ जाता कि जो लॉयर्स हैं उनका मुख्तलिफ व्यू है। कुछ का ये कहना है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है, कुछ का है कि नहीं आईनी तरमीम होनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कैसर साहब हमारे साथ हैं नून लीग से। कैसर साहब से पूछें कि ये येस या नो में बता दें कि ये आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले में जो कानून साजी होनी है उसके हक़ में वोट देंगे या नहीं देंगे। मसला ये है कि यहाँ पर फैसले कानून साजी के हक़ में वोट देना या खिलाफ वोट देना मुल्की मफाद में नहीं किया जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कि इससे शरीफ ख़ानदान को क्या मिलेगा। आप ये देखें कि पहले भी जो मामलात और जो चीज़ें हुई वो तो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के हवाले से हुई ना, कि नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज़्ज़त दूंगा, मर जाऊंगा, पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। लोगों से उन्होंने कस्में कुरानें उठवाई, खुद उनसे वादे किए, तकरीरें की और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया कि टैंकों के आगे लेटना है, वो खुद मियाँ साहब कहने वाले कहते हैं कि टैंक चलाने वालों के जाके और जो भी मामला थे। तो बात यह है कि ये जो फैसला नून लीग करेगी वो करेगी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहेंगे वो करेगी, कोई मुल्की मफाद इसमें नहीं होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि मियाँ साहब जब यहाँ से जाने लगे, हॉस्पिटल से घर शिफ्ट होने के बाद लंदन रवाना होने तक वो नून लीग के किसी एक भी रहनुमा को नहीं मिले, और जिस दिन सारे एयरपोर्ट पे मिलने गए मियाँ साहब दूर से हाथ तक नहीं हिलाया और वहाँ से शाही जहाज़ में बैठ कर चले गए। और वहाँ यहाँ बताया गया कि मियाँ साहब हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि उनको बीमारी ऐसी है। वहाँ जाके वो लंदन फ्लैट्स का जो वहाँ पे जो स्वीपर है उसको भी गले मिल रहे हैं, जो उनकी वहाँ गाड़ी का ड्राइवर है उसको भी गले मिल रहे हैं, उनको गले मिल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। यहाँ जो उनकी पूरी क़यादत है 20-25 रुकनी अहम रहनुमा कैसर साहब समेत, इनमें से किसी को उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया मियाँ साहब ने। तो बात यह है फैसले वहाँ से आने हैं, लंदन से फैसला आना है, वो बताएंगे कि हक में वोट देना है नहीं देना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये लगता है कि नून लीग भाग भाग के जाएगी वोट देने के लिए, और उस दिन सारे आप देखेंगे नए कपड़े पहन कर जाएंगे और उस दिन ये सेल्फियाँ बनाएंगे और बाज़ जगहों पे भेजेंगे कि देखें जी हमने आपके हक में वोट दिया है और हम आपके खादिम, हम आपके नौकर।
ठीक है जी। अच्छा जी, सदाकत अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपकी पार्टी से रिलेटेड सवाल है। अब लोग कहेंगे सदाकत साहब से क्यों पूछ रही है, तो PMLN से पूछना चाहिए, सदीक जान से पूछना चाहिए, या पीपल्स पार्टी से कोई से पूछना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम ही सदाकत है तो आप सच्ची बात ही करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब की री एंट्री बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं, आपका कॉमेंट चाहूँगी सच्चे वाला। मैंने पहले कह दिया नाम ही सदाकत है आपका, तो नाम का ज़रा बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं। हम समझते हैं कि बुज़दार हुकूमत का एक साल में जो हम समझते हैं कि जो सबसे उनकी बाकी कमियों में सबसे बड़ी कमी अगर थी वो ये थी कि वो जो कुछ उन्होंने अच्छे काम किए वो पब्लिक तक पहुंचा नहीं सके। उनका जो नैरेटिव सेलिंग थी वो कमज़ोर थी। इसलिए हमारा जो एक माफिया है जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, मुल्क के इदारों को बर्बाद किया, उनको ये बात करने का मौका मिल गया कि शायद बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं वो ये समझते हैं कि बुज़दार साहब की हुकूमत का जो भी परफॉर्मेंस है उससे कमी ये है कि वो अपने किए हुए अच्छे कामों को लोगों तक नहीं पहुँचा सके। इसलिए फयाजुल हसन चौहान साहब को दोबारा मौका दिया गया है और ये तब्दीलियाँ भी इसीलिए हो रही हैं कि शायद आवाम में और हुकूमत में इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो सही नहीं है। तो आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, चौहान साहब इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो हुकूमती बयानियाँ अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी कैसर साहब। आपकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अब कितनों के नाम याद करूँ, दानियाल अजीज़ साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब और इस मरियम औरंगज़ेब, ऐसे लोग जो कि बोलने से पहले, राना सनाउल्लाह साहब जो बोलने से पहले मतलब माज़रत के साथ कहूँगी सोचते नहीं है। कुछ लोग होते हैं बोलने के बाद सोचते हैं मैंने क्या बोल दिया। ये तो इतने PhD हैं बोलने में कि बोलने के बाद भी नहीं सोचते कि मैंने क्या बोल दिया, बच्चों कह दिया तो कह दिया। इस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग पार्टी के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं और आपकी पार्टी के भी सीनियर्स को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है किसी इस तरह के बंदे की किसी भी बयान पर। फयाजुल हसन चौहान साहब का भी शुमार अगर कह लूँ कि ऐसे लोगों में होता है तो इसमें किसी को भी मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होगा। मतलब फिलबदी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, फिर एतराज़ भी हो जाता है। आप कैसे देखते हैं उनकी री एंट्री को? और ऐसे लोग किसी भी पार्टी में जो होते हैं, आपको लगता है कि पार्टी के लिए मसाइल का ये रीज़न बनते हैं, सबब बनते हैं? एक जनरल बात कर रही हूं मैं, आप अपनी पार्टी की बेशक बुराई ना कीजिएगा, नाराज हो जाएंगे आपसे सब। शायद वो मुझे जानते नहीं हैं। मैं जान साहब ने भी बात की जो आपके मुबस्सिर हैं यहाँ, उन्होंने मेरे बारे में बात की, मेरा नाम लेके बात की, वो शायद मुझे जानते नहीं हैं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि 97 में मुझे टिकट नून लीग ने नहीं दिया और उस वक़्त पंजाब की तमाम सीटें नून लीग ने जीती। तो उस वक़्त मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया और टिकट उन्होंने नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं खिदमत करूं और मैं इसीलिए मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था। मैं वहाँ अपनी फैमिली मेरी चिन्योट कराची रहती है, मेरा होम टाउन चिन्योट है, मैं वहाँ से जाके कंटेस्ट किया और इंडिपेंडेंटली मैंने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट और पीपल पार्टी के कैंडिडेट दोनों के टोटल से भी ज़्यादा वोट लेके मैंने उस वक्त जीता इलेक्शन, जब पीपल पार्टी का भी एक भी पंजाब से इलेक्ट नहीं हुआ और PTI तो खुद इमरान खान साहब 97 में हार गए इलेक्शन। तो ये मैं इंडिपेंडेंट का उस वक्त मुझे पूरे मुल्क का लीडर बनाया गया, जो 11 मेंबर हमारे पास थे। मैं इंडिपेंडेंट शख्स हूँ, इंडिपेंडेंट बात करता हूँ। अभी मैं फाइनेंस कमेटी का जो चेयरमैन रहा तो मेरी अपनी हुकूमत को शिकायत रही कि मैं कई चीज़ों में अपनी हुकूमत से भी इख्तलाफ करता रहा हूँ। तो बात तो वो होनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ही के जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जाकर सदाकत अब्बासी साहब पूछ लें कि वो कितनी बार मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उन्होंने अपनी पार्टी में आने की दावत दी है। तो वो मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यहाँ हम मिलजुल के पाकिस्तान की करें, पॉलिसीज़ पे बात करें। मैं सदाकत अब्बासी साहब की बात सुन नहीं सका क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। बात यह है कि ये बहुत, मैं जानता हूँ इनको, ये हमेशा बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं अभी तो नहीं सुन सका इनको इन्होंने क्या कहा। हमें करना ये चाहिए कि मुल्क यहाँ जा रहा है, महंगाई का हाल है। आपने कहा ना आवाम की बात करें, हम आवाम के वोट से आते हैं ना। मैंने कहा सदाकत अब्बासी साहब इकोनॉमिक्स के हैं, वो टीचर हैं और प्रोफेसर हैं, तो मुझे बताइए ना क्या वाकई 22% महंगाई हुई है? जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, महंगाई पे भी बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत से चीजें हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। मेहमानों से दोबारा तारुफ करवा देती हूं। सदीक जान हमारे साथ मौजूद है, हमारे खुसूसी नुमाइंदे PTI से सदाकत अली अब्बासी साहब और PMLN से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक जान, इस्लामाबाद में ज़रा बताइएगा क्या ख़बरें हैं, क्या वहाँ का माहौल देख रहे हैं, सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं, जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं वो बताइएगा। और तो कुछ तब्दील हुआ ही नहीं, तो चलें जी, जो ओहदों की तब्दीलियाँ होती हैं, इसको यहाँ से उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के इधर कर दिया, इसको हटा दिया, उसको दोबारा लगा दिया, क्या ये थी तब्दीली? हम तो समझते तब्दीली कुछ और होगी कि अवाम जो है वो बड़ी मुतमईन होगी। अवाम तो किसी और चीज़ को तब्दीली समझ रहे थे। ये तो देखिए, एक तो जो अभी पंजाब में तब्दीलियाँ की गई हैं ब्यूरोक्रेसी की, उस हवाले से जो भी हमारे एंकर, सहाफ़ी, तजियाकार जो ब्यूरोक्रेसी के मामला को उन सब का इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय है कि देर आए दुरुस्त आए कि अब जो तकर्रियाँ की गई हैं, अब जिन लोगों को अहम ओहदों पर लगाया गया है वो मेरिट पे तकर्रियाँ की गई हैं और वो सब ये ख्याल करते हैं कि अब ये लोग डिलीवर करेंगे जिन लोगों को अब लगाया गया है। DGF ये आपने देखा जिनको लगाया गया है वाजिद ज़िया साहब, उनके बारे में भी यही है कि वो इस हुकूमत के भी अगर मामला उनके सामने जाएगा तो वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पंजाब के अंदर जो तकरीर हुई उस हवाले से भी यही बताया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की इस्लामाबाद की खबरों की, देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने हर वक्त सनसनी फैलानी है, खौफ की फ़िज़ा कायम करनी है। आज का दिन एक बड़ा दिन था जब पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से, मुआशी हवाले से अच्छी खबरें आईं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा 40,000 पॉइंट से ऊपर चली गई। मूडीज़ का जो आज रिपोर्ट आई वो आपके सामने है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो हाईलाइट नहीं होती, और हाईलाइट क्या होता है, वो जो हुकूमत को घर भेजने की खबरें दी जाती हैं और बताए कोई 5 दिसंबर दे रहा है, कोई 6 दिसंबर दे रहा है, कोई अवॉइड कर देते हैं, बुरी चीज़ को ऐसे फैलाया जाता है जिसका पता नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल अहम पॉइंट आप रेज़ कर रहे हैं कि छोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली, देखें हुकूमत की जहाँ पे नायली है वहाँ पे आप बताएं कि हुकूमत की नायली है, और हुकूमत को भी ये चाहिए, सदाकत अब्बासी साहब बैठे हैं, हुकूमत को भी ये चाहिए कि अगर मीडिया हुकूमत की कहीं कमी, कोताही, गलती को निशानदेही करता है मीडिया, तो अगर ये दुरुस्त कर लेंगे तो जाहिर है उसको इनका फ़ायदा होना, मीडिया को कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन वहीं पर मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि ये जो खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हर वक्त ये खबरें देना, अब पहले जी इस मामले पे हुकूमत जा रही है, फिर जी फॉरेन फंडिंग पे हुकूमत घर जा रही है, फिर जी आर्मी चीफ के मामले पे हुकूमत घर जा रही है, फिर जी नवाज शरीफ के मामले पे सिविल मिलिट्री इंतखाबात पैदा हो गए हैं, अब ये हो गया, वो हो गया, अब जी -1 होने जा रहा है, -3 होने जा रहा है। तो ये मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं जी, बिल्कुल। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं तो सबके सामने कि तो मेरी औकात ही ना हो अगर पाकिस्तान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है तो मैं हूँ। अच्छा जी, सदाकत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बाकी आप कैसे देखते हैं हुकूमत, जो मेरा जहन कहता है, जितना मैं समझती हूँ मामला को, आप सियासतदान हैं, आप ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, वाजे करके बयान कर सकते हैं कि जी जो हुकूमत होती है ना, सिटिंग गवर्नमेंट, सवाल भी हमेशा उनसे पूछा जाता है, तनकीद के दायरे में भी हमेशा वो ज़्यादा रहते हैं, और सब्र का मुजाहरा भी हुकूमत ने ज़्यादा करना होता है। जो अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं उन्होंने तो शोर भी मचाना है, पॉइंट आउट भी करना है, क्रिटिसाइज़ भी करना है। अब यहाँ पे ज़रा पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं, जिससे मुझे बड़ा एतराज़ है, इख्तिलाफ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपोजिशन को मुल्क के बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए, पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को कहाँ सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है? मुझे लगता है PTI बड़ा लैक करती है यहाँ पे कि हुकूमती बेंचों से मतलब डबल आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जो हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं उनका जवाब देना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं होता। आप अपना काम करते जाएं, हर बात का जवाब देना क्या ज़रूरी होता है? डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इस बात का जवाब दे सकूँ तफसीली। बिल्कुल, आप लीजिए टाइम जी। बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत को साल गुजरने के बाद, जी ये मुझे मेरी अपनी आवाज़ वापस आ रही है, प्लीज़ को दिखा। पाकिस्तान की एक साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के जितने मुआशी इशारे हैं, जितना सोशल आपके इकोनॉमिक इंडेक्सेस हैं, वो सारे आपको मस्बत की तरफ जा रहे हैं। आज मूडीज़ की रिपोर्ट आती है, वो कहता है कि पाकिस्तान को हमने नेगेटिव से स्टेबल में यानी मनफी से मुस्तहकम मईशत का स्टेटस दे दिया। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आप दुनिया नीचे जा रही है, आप ऊपर जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस साल में, इस महीने में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट रही। आप पिछले 5 साल के मुकाबले में पहली दफ़ा आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी इंपोर्ट्स कम हुई, आपका करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ, 13 साल का आपका बजट का खसारा कम हुआ। ये सारी बातें पिछले साल में हम करते रहे और हम एक इस्लाहात का, एक रिफॉर्म का हमारा पूरा एजेंडा था।
हमने मईशत को जो इन्होंने उसमें जो माइंस बिछाई हुई थी और उन्होंने खुदा न खासा पटना था और मईशत में डॉलर का क्राइसिस था, करंट अकाउंट का और बजट का खसारा था, उन सब को ठीक करने के लिए एक मुश्किल टाइम था। उस मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे और उस वक्त माफिया पूरी कोशिश में था कि वह हमें नाअहल साबित करे, नालायक साबित करे, और वो लोग जो 40 साल से इस मुल्क को डुबोने का बायस बने, वो अगर बैठ के हमें नाअहल और नाकाम करार देंगे। उससे एक मईशत का एक अहम फैक्टर होता है, जो फैक्टर है इंस्टेबिलिटी का। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और हुकूमत के गिराए जाने का और गिरने का अगर आप तासर देंगे, इन्वेस्टर रुक जाता है, उसका एतमाद ख़राब होता है, जिससे इकॉनमी की मूवमेंट रुक जाती है, लोग पैसा नहीं लगाते, लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकती है। हमारा बयानिया ये था कि हमने जो पिछले साल में काम किए, पहले इन्होंने कहा जी कि हुकूमत जा रही है, बजट पास नहीं कर सकेगी, फिर इन्होंने कहा जी सेनेट में हम चेयरमैन को चेंज करेंगे, फिर उन्होंने कहा धरना आ गया, इन्होंने कहा जी हुकूमत जा रही है, फिर इन्होंने कहा जी कि फॉरेन फंडिंग में हुकूमत जा रही है, फिर उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ के इस एक्सटेंशन में हुकूमत जा रही है। ज़ाहिर है इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। हम इसीलिए इनको जवाब देते हैं कि आप सियासत भी करें, हमें तनकीद भी करें, लेकिन ये जो माफिया ये समझता है अगर इमरान खान का एक बड़ा मसला था मईशत का मसला, अगर ये हुकूमत मईशत के मसले से निकलती है, इनके लिए मुस्तकबिल तारीख है। ये बच्चे अपने सेट करके, अपनी करप्शन का पैसा सेट करके ये बैठे हुए थे कि आइंदा इन्होंने 20-20 साल हुकूमतें करनी है। कैसर साहब कह रहे हैं कि हम चोर चोर का बयानिया बनाते हैं। आप जरदारी साहब के बयान नवाज शरीफ साहब के बारे में सुन लें, और नवाज शरीफ साहब के बयान और शहबाज शरीफ साहब के बयान जरदारी साहब के बारे में सुन लें। दोनों वही बातें कर रहे थे पिछले 10 साल जो आज हम कह रहे हैं। हमने सिर्फ फ़र्क ये किया, हमने नैब के इदारे को आज़ाद छोड़ा। जितने केसेस हैं वो भी नैब बना रहा है, और जितना बयानिया है वो भी इनका है, जो कानून है वो भी इनका है, जो केसेस हैं वो भी इनके। तो ये हुकूमत को क्यों बदनाम कर रहे हैं, हम कोई इनका इंतकाम ले रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि माजी बुरा था, ये साल बहुत ख़तरनाक था, इसमें बहुत मईशत के चैलेंजेस थे, लेकिन इंशाअल्लाह 2-3 महीनों में हम जो मईशत के फ़वायद हैं वो आवाम तक भी पहुँचाएंगे। और ये जो टैक्स बढ़ रहे हैं, ये जो खसारे कम हो रहे हैं, बिजली खसारे में, गैस खसारे में, रेलवे खसारे में, स्टील मिल खसारे में, जब हम आए थे डॉक्टर साहब तो 1 महीने का बिजली का खसारा 38 अरब का था। अब इस अल्लाह के फजल से वो खसारा 12 अरब रह गया, और अगले 6 महीनों में वो खसारा 0 हो जाएगा। यही कौम की खुशखबरी है। ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको शायद बात बुरी लगे कि खान साहब जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं, करप्ट नहीं है, बहुत अच्छा सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी नीयत बहुत अच्छी, किसी को शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती है, मुझे ये लगती है कि वो जो कह देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 2.5 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 18 दिन में हो जाएगा, आप टाइम फ्रेम क्यों देते हैं? आप बताएं ना कि हम कर रहे हैं, पूरी नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। जब हम टाइम दे देते, आपने भी वही किया, आपने कहा 2 महीने में इकॉनमी ये हो जाएगी, मतलब इतनी नौकरियां इतने लोगों को इतने दिन में मिल जाएंगी। मेरे वाडा साहब की बात याद आ गई, फिर नहीं मिली ना, फिर तनकीद तो होगी। तो मुझे ये लगता है जो हम टाइम बता देते हैं ना, आप की जारी से टाइम बता दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। सदीक जान, आपसे इस पर कमेंट लूंगी। पहले मैं शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो बातें इन्होंने की, इनके बहुत से गिले बजा हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आप ही जवाब दें। जी, मैं आपको बताऊं, ये जान साहब ने बात की, अच्छी बात की। मूडीज़ की जो आज रिपोर्ट आई है ना, वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, पाकिस्तान के लिए बेहतर रिपोर्ट है, उसको हाईलाइट भी होना चाहिए था। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 3 महीनों में 29,000 से 40,000 हुआ है, ये भी बेहतरी की बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बताऊँ, जब इस हुकूमत ने शुरू किया उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 42,000 था। आज भी अगर उस लेवल पर नहीं आया, जो 1.5 साल में उस लेवल पर अभी नहीं पहुँचा जो हम छोड़ के गए थे। ये बताइए कि हम मईशत 5.8% पे छोड़ के गए थे, उसकी तरक्की आज 2.5% हो रही है। ये बताइए कि हम महंगाई 6% पे छोड़ के गए थे, आज 11-12% हो रही है। और 40,000 रुपये तक की आमदनी वालों के लिए जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, क्या वो 20-22% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? देखिए, बेहतरी हुई है। मैं बताऊं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी देखिए मईशत में कोई भी चीज़ है सबके सामने होती है। ये जो आसानियाँ पैदा हुई हैं कारोबार के लिए, ये हम 28 मुल्कों से बड़े हैं। लेकिन ये भी मुझे बताइए कि मेन तो ये करप्शन पे आए थे कि करप्शन को ठीक करेंगे। हमारा मुल्क 108वें नंबर पे था जब ये आए करप्शन में, आज 111वें नंबर पे हो गया है। 1.5 साल में हमने करप्शन बढ़ी है।
इनके ये बता दें कि क्या नीचे लेवल पे पटवारियों पे या किसी भी लेवल पे करप्शन का डबल रेट हुआ है कि नहीं हुआ। आम आदमी जो परेशान है, देखिए हमारे यहाँ क्या था, मेन दो चीज़ें हैं ना, एक तालीम है और एक सेहत है। सेहत मैंने आपको बता दी कि बीमारियों में दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे ज़्यादा तादाद वाला मुल्क है हमारा, पोलियो में भी और हमारा ये हेपेटाइटिस में भी। अब बताइए कि ये जो ड्रॉप आउट है, जो बच्चे जा रहे हैं तालीम से, जो बच्चे प्राइमरी में तालीम ही हासिल नहीं कर रहे, दुनिया के बहुत ऐसे कम मुल्क हैं जो इतना ज़्यादा बच्चे जहाँ परसेंटेज बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो जो बातें ठीक है, ये हम तो आए थे, मैं इनके वेल विशर हूँ। देखिए इनकी अगर कामयाब होते हैं, पीटीआई कामयाब होती है तो ये मुल्क की कामयाबी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास प्लानिंग नहीं है। असद उमर मेरे साथ ही रहे, फाइनेंस कमेटी में मेरे मेंबर थे। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हमारी वाहिद फैमिली है, मैं कई बार ये बात करता हूँ तो मुझे रिपीट करते हो भी शायद लगता है, पाकिस्तान में हमारी वाहिद फैमिली है जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट रहा, मेरा बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा और मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ। तो हम न्यूट्रल बात करने वाले हैं। हम अगर वोट ये पहले जो जान साहब ने कही ना कि हम अंधाधुंध लीडरों की बात करते हैं, नहीं, हमारे वोट जो आते हैं सही है, पार्टी के ऊपर भी वोट होते हैं। सदीक जान, मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। सदीक मुझे ये बताइएगा, ठीक है, हम बात करेंगे। सदीक, एक तो बिलावल ये कह रहे हैं तौसी वाले मामले पे, ठीक है, मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, और बिलावल का ये पॉइंट आ जाना, अगर हम सुन पा रहे शेख साहब आप जरा, ठीक है सदीक हमने सुनिएगा जरा। बिलावल कहते हैं नहीं पहले इस्तीफा होगा फिर कोई और मामला होगा, यानी दोबारा इस्तीफे का मुतालिबा। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों ने अपने दरबार में क्या क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए, इनके दरबार में क्या क्या कुछ नहीं होता था, सबने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। दोनों उम्मीदवार की अगर बात करें, 2008 में तो पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत आया था, फिर 13 में नून लीग, दोनों के वज़ीर आज़म तब्दील हुए थे, अपनी अपनी गलतियों पे गए थे, लेकिन रिजाइन नहीं दिया था किसी ने। मतलब पहले आप देखें, इलेक्शन नहीं हुए थे वक्त से पहले टेन्योर मुकम्मल किया था पीपल्स पार्टी ने भी, 5 साल नून लीग ने भी। ये पीटीआई से बार बार मुतालिबा करना, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एक तो ये समझा दें। दूसरा, बिलावल साहब कहते हैं कि जी आसिफा ने अब्बा जी को मना लिया जमानत के लिए, लिहाजा वो बहुत बीमार हैं, इसलिए अब उनको भी तिब्बी बुनियाद पर जमानत चाहिए। मुझे समझ नहीं आती, नून लीग वाले हों तो अब्बा जी को मनाना पड़ रहा है, वो इतने बीमार हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खुश हूँ। जरदारी साहब भी कहते हैं ना 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 मैं जमानत के लिए नहीं मान रहा। ये क्या अपने अब्बा जी को साबित करना चाहते हैं? कौन है वो जिनको बच्चे मनाते हैं प्लीज अब्बा जी जमानत ले लें, आप बड़े बीमार हैं? यानी क्या एक तासुर देना चाह रहे होते हैं? वो इतने बीमार है लेकिन वो कहते हैं नहीं हम यहीं पर अच्छे हैं, हम नहीं जाना चाहते बाहर, अंदर से तरस रहे होते हैं बाहर जाने के लिए। ये क्या खिचड़ी पक रही होती है, जरा समझाइएगा। जी नहीं, ये बताइए फिजा, जब डॉक्टर साहबा जब ये चाइना का प्रेसिडेंट आने वाले थे तो इन्होंने 125 दिन का धरना दिया, तो यही कहा ना कि आप इस्तीफा दें। तो ये रीत किसने डाली इस मुल्क में, किसने ये मामला शुरू किया? और आज भी जो तो फिर नहीं दिया ना इस्तीफा, अगली बात भी कर लेते ना, आपने पार्ट 1 बता दिया, अब अगला पार्ट भी बता देना कि फिर नहीं दिया इस्तीफा, आप लोगों ने नहीं दिया था ना, टेन्योर पूरा किया था, नहीं दिया तो इन्होंने कौन सा दे दिया इस्तीफा? अभी इन्होंने दे दिया इस्तीफा, ठीक है, हमारा मुतालबा है ना, हम मुतालबा कर रहे हैं, जिस तरह ये मुतालबा कर रहे हैं, इनको इतराज क्यों है? हमारे मुतालबे पे इनको क्यों इतराज है? हम कहते हैं कि भाई ये तो खुद गिर जाएगी, हुकूमत तो खुद अपने किए पे गिरेगी ना। इनके जो काम इन्होंने किए हैं उनसे ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अगर परेशान है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो 6.5% कम हो गई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है ना, बड़ी इकोनॉमी पे पूरा प्रोग्राम करेंगे, आपको बुलाऊंगी, मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है जी, और भी लोगों को बुलाएंगे जो इकोनॉमी पे बात करेंगे। अभी मुझे बाकी इश्यूज पे भी बात करें। सदीक जान 1 मिनट है, जरा प्लीज बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा, मैं सवाल ही भूल गया अपना। जी सदीक जी बिल्कुल, मैंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का राइट है कि वो जाएँ अदालत में हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर बगैर किसी शर्त के जाने की इजाज़त दी गई है, तो फिर तो जरदारी साहब तो अभी मुलजिम है, वो मुजरिम नहीं है। फैसला अदालत को करना है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये ज़रूर है कि वो लोग जो पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते रहे कि वो नजरियाती हो गए हैं, इनकलाबी हो गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब कुछ भी हो जाएगा बाहर नहीं जाएंगे, वही लोग, हामिद मीर साहब का मैं नाम ले देता हूँ, वो कहते रहे कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कह चुके हैं कि जो भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी जाती है चली जाए, लेकिन मैं ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। तो ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये कम से कम अपने हामी एंकर्स को कम से कम ये ज़रूर बता दिया करें कि किस हद तक जाना है, किस हद तक लाइन लेनी है। वो बेचारे बड़ी सख्त लाइन ले लेते हैं, फिर ये लोग पीछे हट जाते हैं और उन लोगों को शर्मिंदगी होती है। तो कम से कम जो भी करना होता है अपने हामी एंकर्स को वाज़े बता दिया करें कि हमने
ये करना है ताकि वो बेचारे स्टैंड जो है इतना सख्त ना लिया करें, जैसे हामिद मीर साहब ने नवाज शरीफ साहब के मामले में भी लिया, जरदारी साहब के मामले में भी लिया, फजल रहमान साहब के मामले में भी लिया। और हो ना हो, लेकिन हामिद मीर की सदीक जान से लड़ाई जरूर हो जानी। लास्ट कमेंट, फिर क्लोजिंग की तरफ। नहीं लड़ाई नहीं है, मैं तो उनकी खबर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुल के नाम ले लेते हैं। ठीक है जी, चले जी ओके। मैंने पहले कहा लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ। तमाम मेहमानों का सदाकत अली बासी साहब, कैसर अहमद जान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया, रात 2 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं। यूट्यूब पे बोल न्यूज़ लिखेंगे, ये प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, लिंक अवेलेबल होगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।